नाज़रीन, आप रेड लाइन देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। हिंदुस्तान ने कश्मीर के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा रखा हुआ है। उस कब्ज़े को उसने बहुत अरसे के बाद दोबारा से रिन्यू किया और एक और साजिश के तहत अपने साथ मकबूजा कश्मीर को जम कर लिया और दो हिस्सों में बांट दिया। हमारे लिए कश्मीर बड़ा अहम खित्ता है। ये पाकिस्तान की शहरग इस वजह से नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर आने वाला पानी यहाँ से आता है। कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। लेकिन ये क्या हुआ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ये बने कि वहाँ पर बाज़ ज़िलों में आपको कर्फ्यू का नफाज नज़र आता है। जो इतलात अभी तक यहाँ पर आई हैं उसके मुताबिक 3 पुलिस एहलकार और 1 FC एहलकार शहीद हो चुके हैं। एक डॉन की खबर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ रावलाकोट में जो कालेदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने हंगामा बर्पा किया, इसके अंदर 7 मुजाहिरीन मारे गए। इंतज़ामिया का कहना है कि भगदड़ में खुद ही गोलियां चलाईं, अपने लोगों को खुद ही शहीद कर दिया। उनका मानना है कि ये इंतज़ामिया की तरफ से हुआ। अब हम बात कर रहे हैं मज़ीद 9 तारीख को एक और स्ट्राइक की और एक ऑडियो लीक हुई है जिसके अंदर इनके लीडरान बात कर रहे हैं कि किस तरह हमने किस जगह को कैसे गर्म करना है। ये क्या हो रहा है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, इसके ऊपर हम बात करेंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से। वफाकी वज़ीर हैं, पार्लिमानी अमूर मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर लीडर हैं। उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। हमारे पास हसन मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, सीनियर लीडर हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। फैसल मुमताज़ राठौर साहब से हमने दरख्वास्त किया वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का अगर दरमियान प्रोग्राम के वो आएँ, ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के गिर्द दुश्मनों का घेरा तंग है, हालात भी ख़राब हैं। अमेरिका और ईरान की डील बनती नज़र नहीं आ रही। आबनाए हॉर्मुज़ में से जो तेल हमारी तरफ आता है उसके ऊपर आपको तलातुम नज़र आता है। दुनिया भर ने यह तय कर लिया है कि अगर मामलात आबनाए हॉर्मुज़ के दुरुस्त ना हुए तो हमने कहीं ना कहीं से तो एनर्जी लेनी है। रशिया एक बहुत बड़े एनर्जी के सोर्स के तौर पे सामने आ रहा है। रशिया के सदर पुतिन की अब मांग बढ़ गई है। एक हालिया बैन अवी कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के एक सहाफ़ी ने दाव मारने की कोशिश की और उनको पाकिस्तान के हवाले से बयान दिलवाने की उनसे कोशिश की, लेकिन सदर पुतिन ना होते अगर वो ये जवाब ना देते। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि चीन का मुकम्मल पाकिस्तान के ऊपर तसल्लुत है, लेकिन पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और कसीरुल जहती उसके ताल्लुकात हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट है। क्या पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है कि हिंदुस्तान के दाव पेच समेत बैन अवी हालात में जो पेचीदगियाँ उनसे नबर्दाज़मा हो। तो आज हम आपको मॉस्को लिए चलेंगे प्रोग्राम के एक हिस्से में, जहाँ से हमें डॉक्टर रोक्सोलाना ज़ैगुन ज्वाइन करेंगी। वो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है और एक्सपर्ट है बैन अवी अमूर की, और उसके साथ साथ इस्लामाबाद से डॉक्टर नीलम निगार हमें ज्वाइन कर रही होंगी। बहुत ज़रूरी है जानना कि मॉस्को के अंदर पाकिस्तान के बारे में थिंकिंग क्या है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। डॉक्टर साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। पहले तो वैसे मुझे बजट के बारे में बता दें, वैसे चलते चलते खबर बना लूँ। ये बार बार क्यों उसकी तारीख अब कौन सी कर दी है? 14 कर दी, क्या कर? हाँ, बहुत शुक्रिया आपका तलत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो आपने ये सवाल जो मेरे से किया है कि खबर बना दूं, आप खुद बहुत बाखबर आदमी हैं, तो आप ऐसे जो है ये मेरे ऊपर सवाल मेरे कहने से सवाल बनता, खबर नहीं बनती ना, आपके कहने से खबर बनती। बहरहाल, चूँकि हम बहुत सारे ऐसे कुछ मामलात जो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, और आज भी एक नशस्त हुई बड़ी तफसीली, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लेके गए सदर हाउस, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी मौजूद थे, तो काफ़ी सारे मामला जो हैं उन पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू शनीद हुई है। उसका आउटकम बहुत जल्द सामने आएगा और वो किसी की भी ना हमारी ज़ात का मामला है ना पीपल्स पार्टी की ज़ात का मामला है। मामलात सूबों और मरकज़ के दरमियान जो भी हैं वो पाकिस्तान के मामलात हैं। मुल्क ने आगे चलना है, और जैसे आप बता रहे थे कि चैलेंजेस जिनमें से इस वक्त पूरी दुनिया और ज़ाहिर है पाकिस्तान उनसे मुतासिर है, और आइंदा किस तरह हमने अपने मुल्क को इन थपेड़ों से बचा के आगे लेके जाना है। और इंशाल्लाह इंटरनेशनल कामयाबियाँ तो आपको अल्लाह ताला ने बेशुमार दी हैं, बैनुल मरसूल से लेके जिससे कॉन्फ्लिक्ट। मैं सिर्फ ये कहता कि इतनी काविशों के बाद हमने इंटरनली भी तो पाकिस्तान को स्टेबलाइज, इतनी काविशों के बाद ना तो रिश्ते की तारीख भी तय हो जाती है। ये बजट की तारीख का तयन आप इतने अरसे, आप सीजन पॉलिटिशियन, और हसन साहब भी मेरे से इत्तफाक करेंगे, इस तरह का हेर फेर आगे पीछे 1 तारीख 2 तारीख, उससे ज़रा थोड़ी सी सरासीमी की फैली मार्केट्स के अंदर। कोई 2-4 तारीखें नहीं दी। एज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स में आपको ये बता रहा हूँ कि हमने 10 जून की जो डेट है उसकी समरी मूव की थी, अभी वो मंजूर नहीं हुई,
और अगर उसको आगे करना पड़ा तो थोड़ा आगे हो जाएगा। ये कोई 2-4 तारीखों वाली बात नहीं है। तो थोड़ा कितना लेकिन ये मैं आपको वसूख से बता सकता हूँ, जो खबर आपको मैं दे रहा हूँ कि 30 जून से पहले बजट पास हो जाएगा इंशाल्लाह। 30 जून से पहले पास हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा कि कहने लगे हैं कि 30 जून से पहले प्रेजेंट हो जाएगा। नहीं, पास होगा। पास होगा। अच्छा, प्रेजेंट जल्दी हो जाएगा। कम टू स्ट्रेट टू द पॉइंट, आप उस कमेटी के मेंबर थे जिसने इस कालाधन तंजीम के साथ बातचीत की, और उसके अंदर फिर हमने जब उस वक्त आपसे गुफ्तगू शुनीद की तो आपने हमें बताया कमेटी के दूसरे मेंबरान की तरह किस तरह बाज़ मामला तय हो गए हैं, बाज़ तय हो जाएंगे, और 4-5 मामला हैं जिनके ऊपर बात आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि आपकी रेडलाइन क्लियर है। अब फिर आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफ किया, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान भी उसके अंदर मौजूद थे। अब उसके बाद 48-72 घंटे में क्या हुआ कि उसी तंजीम को कालादम करार दे दिया? देखिए तलत साहब, इससे पहले जो उनके मुतालबात थे और जो हमने एक मुआहदे की शक्ल में अक्टूबर 2025 को माने थे तहरीरी तौर पे, उसकी 38 क्लॉजेज़ में से कल मैंने बहुत तफसील से पूरे अपना नेशनल मीडिया को बताया कि 35 हम पूरे कर चुके हैं। उसमें से 18 से 19 वो हैं जो प्राइम मिनिस्टर के एग्जेक्टिव ऑर्डर से पूरे होने थे, वो सारे इमीडिएटली हमने कर दिए थे। और जो बाकी हैं वो जो एक डेवलपमेंट की स्कीमों का तरीक़ाकार होता है, PC1 से लेके उसकी मंजूरी, उसके बाद उसकी फंडिंग, वो सारे उन तमाम मराहल से गुजर के पाइपलाइन में है, इसलिए हम कहते हैं कि वो भी मुकम्मल हो चुके हैं। समझ आ गई। 3 रह गए हैं, वो जो आपने खुद बताया कि उसमें अब तो उनके साथ बात भी नहीं हो सकती। अब ये कलादम क्यों हुई है, मैं उस पर आ रहा हूँ जी। देखिए, जो 12 सीटों वाला मामला है, ये ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर एक दिन सुबह सवेरे उठें और कहें जी कि मैंने 12 सीटें ख़त्म कर रहा हूँ, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहें कि जी 12 सीटें ख़त्म हो रही हैं। ये हो ही नहीं सकती। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर। हमने अभी भी, हम जब गए 30 मई को, तो दोबारा वो सारी मीटिंग्स हुई, जॉइंट एक्शन कमेटी के जो तमाम कोर मेंबर्स थे उनसे हम मिले, हमारी बड़ी सीनियर वज़रा की टीम वहाँ पे मौजूद थी। हमने उन्हें 2-3 दरखास्तें की। हमने कहा जी पहली बात तो ये है कि अफ़ाम तफ़हीम से इस मसले को लेकर चलें, इसे डंडे के ज़ोर पे आप ना मनवाएं। टेक्निकल मामला है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। नहीं, फिर क्या हुआ, क्या उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हमने 3-4 प्रपोजल्स दिए, ये जो हमारी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, सुप्रीम कोर्ट का कहा नहीं माना, असेंबली का कहा नहीं माना। अल्टीमेटली हमने उनसे कहा कि इसमें 8-10 दिन आप इस डेट को आगे कर लें, वो भी उन्होंने नहीं मानी। अब नतीजतन जब उन्होंने दोबारा एक पुरतशद्दुद और ऐसे पुरतशद्दुद मुजाहरे कि जिनमें आपकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, लेकिन कालादम आपने मुजाहरों से पहले उनको करार दिया, इसलिए कि ना वो कॉल वापस लेने के लिए तैयार थे। उन्होंने फिर 9 जून की कॉल दी, काफ़िले उन्होंने जनाब मूव करने शुरू कर दिए। हमारे पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी वो ये थी कि उनमें मुसल्लह लोग मौजूद हैं। तो हफ्ज़ मात कदम के तौर पे अब देखें ना, अब वो कह रहे हैं जी कि हमारे इतने बंदे, दावे हैं सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन जो 4 जवान शहीद हुए हैं आपकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के, वो तो सामने हैं, वीडियोस मौजूद हैं। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आपसे। हम इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते थे, लेकिन अवॉइड नहीं हुई ना, तो पॉइंट इज अवॉइड नहीं हुई किसी भी वजह से। हसन साहब, आपने पेशेंस का मुजाहरा किया, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये जो सीटें हैं रेफ्यूजीज की, पहले तो अपनी पॉलिसी वाजे कर दें, क्या आप इन सीटों के हक में हैं या नहीं है? गो हेड। देखिए, हम तो पहले से ही ये कहते हैं कि ये सीटें ख़त्म होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह चौधरी साहब बता रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है, कोई किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर से तो वो हो नहीं सकती, तो उसके लिए जो भी लाए अमल बनता है, जब एक डायलॉग होते हैं, एक तरफ गवर्नमेंट होती है, दूसरी तरफ पब्लिक होती है। गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती कि वहाँ पे लोग मरें या ऐसा वायलेंस हो या बदअमनी फैले। वो तो चाहते हैं कि मामलात रिज़ॉल्व हों और खुश असलूबी से हों। जब पिछली दफ़ा मुज़ाकरात हुए तो उन पे मनोअन अमल हो गया, अगर 2-3 क्लॉजेज़ रह गए हैं तो उनके लिए तो बैठ के बात हो सकती है जी कि क्यों रहे, क्या वजह हुई, उनको आगे उनकी पेशरफ्त होनी चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है, हुकूमत ने तदब्बर का मुजाहरा नहीं किया, जल्दी की? मैं जरा आपके असेसमेंट चाह रहा हूँ स्सूरत हाल से, क्योंकि आप स्टेक होल्डर हैं वहाँ पर बहुत बड़े। यकीनन मेन स्टेक होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हम वहाँ हुकूमत में हैं। अगर वहाँ पे कोई वायलेंस होता है, कोई अमवात होती हैं दोनों अतराफ से, तो पीपल्स पार्टी तो वो अफोर्ड नहीं करती, और ना ही उस चीज़ को हम ये अप्रिशिएट करते हैं कि वो ठीक हुआ है। तहम्मुल मिजाजी से, बुर्दबारी से हुकूमत, देखे माँ होती है, हुकूमत
जो है वो अगर स्टेप डाउन करे तो वो उसकी बेइज्जती कोई नहीं है, वो तो माँ है। तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और ये इस किस्म का जो वायलेंस हुआ है बड़ा शदीद है और ये नहीं होना चाहिए था। अब भी कुछ नहीं, आपने मिसअंडरस्टैंडिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो नुकसान। लेकिन अभी खून बड़ा बह गया ना। जब एक तो वो कालाधन तंजीम हो गई है, तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, कालाधन तंजीम के साथ जो पहले आपने मामला तय किए, अब हसन साहब आपने बात कंप्लीट कर ले, सॉरी गो अहेड। मैं यही कह रहा था कि नुकसान जो है उसका तो अजाला हो ही नहीं सकता, कम अज़ कम आगे बेहतरी का कोई ऐसा तरीका निकलना चाहिए। और किसी भी लड़ाई का अंजाम डायलॉग ही है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि बंदूक की नोक पर या पुरतशद्दुद मुजाहिरों उसके ज़रिए कोई चीज़ मनवाई जा सके। तो हमें मसला ये है हसन साहब कि आप जब आपने उस तंजीम को कालादम करार दे दी, उसके साथ तो बातचीत हो नहीं सकती। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया जी, डॉक्टर साहब उनसे ज़रा पूछ लेते हैं। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। आई एम श्योर आप जी हसन साहब हमारे साथ ही रहिएगा। फैसल साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ पीएम आज़ाद कश्मीर ने। जी जी। तो पीएम साहब ज़रा ये बताइएगा कि अब जो अगली स्ट्राइक है उसके अंदर क्या आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मजीद वायलेंस होगा? क्योंकि हसन मुर्तज़ा साहब अभी फरमा रहे थे कि लड़ाई जो है वो किसी के हक में नहीं जाएगी, आपने आखिर में आके बातचीत ही करनी है। बातचीत का स्कोप रह गया या नहीं? देखिए जी, कोशिश तो है कि कहीं किसी न किसी पैमाने पे स्कोप रहना चाहिए, लेकिन चूंकि आखिरकार लड़ाई जब भी होती है उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी पैमाने पे आपको आखिर में टेबल पे आना ही पड़ता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे सेक्शन कमेटी के दोस्तों ने उस वक्त हमने ये कहा था कि पहले भी आखिरी हमारे मुज़ाकरात पे जब मुज़ाकरात टूटे और 14 लाशों के बाद हम टेबल पर बैठे, तो उसके बाद मेरे ख्याल में स्टेट को नुकसान हुआ। और आज फिर यकीनन एक्शन कमेटी के साथ जो लोग भी चलते हैं, यकीनन आज उस तंजीम को हमने कालादम करार दे दिया, लेकिन उससे हटकर भी जो लोग क्योंकि उनको सपोर्ट हासिल है, हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अगर अमन कायम होने का कोई रास्ता बन सके तो इससे अच्छी दूसरी कोई सूरत नहीं हो सकती। साहब आप किससे बात करेंगे? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जिस तंजीम को आपने कालादम करार दे दिया, देखिए बात तो तालिबान से भी होती है, बात तो टीएलपी से भी होती रही है। तंजीम को तो कालादम करार दिया गया है, लेकिन उनके साथ चलने वाले लोग तो हमारे अपने ही हैं, रियासती के लोग हैं, हमारी पार्टियों के लोग। चलिए मैं अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूं जी। और अभी ये प्रोग्राम के दौरान ही हमें मुख्तसर हलकों की तरफ से बताया गया कि 12 सीटों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा जी। एक ये बताया गया। दूसरा ये बताया गया कि जो इनके रिंग लीडर्स हैं उनके साथ बातचीत नहीं होगी। जो लोकल लेवल के लोअर लेवल के लोग हैं उनके साथ बात हो सकती है। 175 FIR जो पहले कैंसिल कर दी गई थी वो तो खैर रिस्टोर हो चुकी हैं। तो पीएम साहब ये बॉटम लाइंस हैं जो हमें बताई जा रही हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फिर अगर रिंग लीडर से आपने बात नहीं करनी तो बात आप किससे करेंगे? हर मोहल्ले में जाके बात करेंगे? कहाँ पे बात करेंगे? देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सिर्फ ज्वाइंट एक्शन कमेटी अगर तो इन 22 कोर मेंबर्स की बात है तो उनके साथ तो बात नहीं हो सकती, लेकिन इस तहरीक के अंदर जो मेरे लोग जुड़े हैं, आपके लोग जुड़े हैं, या बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जरिए मेडिएशन करके इसके अंदर अमन कायम हो सकता है, तो उनके साथ बात की जा सकती है। और बाकी जहाँ 12 सीटों की बात है, मेरे लिए 12 सीटों की कोई अहमियत नहीं है कि वो खत्म हो जाए तब भी कोई अहमियत नहीं, उन्हें रखा जाए तब भी कोई अहमियत नहीं। अहमियत इस चीज की कि रियासत का अमन बरकरार रहे। शायद मेरे ये अल्फाज कमेटी के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे तो मैं उनसे तब भी ये कहता था कि सीटों का इशू यकीनन एक इशू तो हो सकता है, लेकिन इस इशू की बुनियाद में रियासत के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करना, रियासत को इस तरफ ले जाना, इससे पूरी रियासत का नुकसान होगा। देखिए पीपल्स पार्टी की अपनी डिमांड थी कि इन सीटों को प्रोपोर्शन नुमाइंदगी दी जाए, नून का अपना एक स्टांस था, एक्शन कमेटी का अपना स्टांस था, लेकिन ये स्टांस इतने मजबूत न थे, न है, न हो सकते हैं कि जिसकी बुनियाद पर रियासत के अंदर जो मैसेज मेरे पास है उसमें तो स्टांस बड़ा मजबूत है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं तो अलग बात है जरा इनसे मरकज के। तो पीएम साहब कह रहे हैं कि 12 सीटों की अहमियत नहीं है, इट्स नॉट वर्थ इट। देखिए गुजारिश ये है कि पीएम साहब क्लैरिटी वाले आदमी हैं और जो काम कर रहे हैं बड़ी जुर्रत से कर रहे हैं। मैंने 2-3 प्रोग्रामों में उनकी तारीफ़ भी की है। एनर्जेटिक आदमी है और क्लैरिटी है उन्हें।
बात यह है कि जो 12 सीटें हैं ना जिन पे आप ये बात कर रहे हैं, ये 12 सीटें जुड़ी हुई हैं आपके उस इस्तिस्वाब राय से, प्लेबिसाइड से, जो इंशाल्लाह होना है और उसने कश्मीर की किस्मत का और तकदीर का फ़ैसला करना है। क्या हम अपने हाथों से ये 22-23 लाख कश्मीरी, इनका ये राइट ख़त्म कर दें कि कल जब इस्तिस्वाब राय होता है तो ये उसमें वोट ही ना डाल सकें? हम खुद किल कर दें इनकी जो एक स्टेट की पोजीशन है और वो जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है कि ये 12 सीटें ख़त्म हो सकें। आप मकबूजा कश्मीर में देखें कि 40 लाख गैर कश्मीरी जो नरेंद्र मोदी है वो ला के बसा चुका है मकबूजा कश्मीर में। उनकी डेमोग्राफी जो है वो चेंज कर रहा है वहाँ पे, और हम यहाँ पे अपनी डेमोग्राफी चेंज करके कश्मीरियों को जो है मोनारिटी में ले आए, ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर कह रही है कि जी ये एजे के असम्बली का मैटर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड सीटें हैं जो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन है आज़ाद जम्मू कश्मीर पर, आप उस पर बात करें, उस स्टाइल से करें। मैं एक अलदम तंजीम को कह रहा हूँ, जॉइंट एक्शन कमेटी को, आप डंडे के जोर के ऊपर जो पहले मुतालबात आपने कहा कि उन्हें एंगेज किया, वो पब्लिक वेलफेयर की डिमांड्स थी, उन्हें एंगेज किया गया और उनकी हमने, मैं ये बात मानता हूँ, अच्छा वो इंटैक्ट है वो डिमांड्स जो आपने मानी है। बात यह है कि जो पब्लिक वेलफेयर की डिमांड्स हैं वो पब्लिक से वापस तो नहीं छीननी हमने। अब बिजली के रेट हैं, आटे के रेट हैं, पब्लिक को तो नहीं सजा देनी। लेकिन मैं ये आपके प्रोग्राम में तस्लीम करता हूं कि हमने इनकी जायज़ नहीं नाजायज़ डिमांड भी हमने मानी थी, सिर्फ इसलिए कि अमन रहे। कौन सी नाजायज़ डिमांड? ताला साहब मुझे आप ये बताएं कि कोई डंडा बरदार जुलूस किसी स्टेट को ये मजबूर कर सकता है कि तुम्हारी कैबिनेट का साइज़ इतना होगा, या ये फैसला हुकूमत ने करना होता है? उस वक्त 36 वजीर थे जब इनकी अक्टूबर 2025 में जब इनका ये मुजाहरा हुआ था, और जिन 14 हलाकतों की पीएम साहब बात कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने डिमांड रखी थी कि 20 वजारतें हों। आज पीएम साहब के साथ 20 वजीर हैं, उस वक्त 36 वजारतें थी, उन्होंने कहा 22 होनी चाहिए, आज 22 है। ये ना मानने वाली डिमांड्स थी, उसके बावजूद मानी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, इन द लार्जर इंटरेस्ट टू कीप पीस, अमन रखने के लिए हमने हद से ज़्यादा जाके बर्दाश्त किया, हद से ज़्यादा जाके इनकी डिमांड्स मांगी। उसके अलावा जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के 14 हलाकतों में से लोग शहीद हुए हैं, 1 करोड़ रुपए को कंपनसेशन दी है। उसी के मुतवाजी जो मुजाहिरीन में से लोग मारे गए थे उन्हें भी 1 करोड़ रुपया दिया है हमने। 177 FIR हमने वापस की उस वक्त। आप मुझे ये बताएं कि ये मानने वाली डिमांड्स थी। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि कोई गलतफहमी, कोई गलतफहमी नहीं, बड़ी सोच समझ के उस वक्त हमने बस आखिरी बात सोच समझ के वो एग्रीमेंट किया था। हम चाह रहे थे माहौल ख़राब ना हो, लेकिन अब जब इन्होंने एक मुसम्मम इरादा कर लिया है, हमारे पास वो भी सबूत मौजूद हैं कि ये फंडेड एक तरह का मूव है, जिसके पीछे अगर ये कामयाब होता है तो आप इंडिया को राज़ी कर रहे हैं। मैं किसी को गद्दार नहीं कह रहा, सुन ले मैं ये, लेकिन ये अमल, ये एजेंडा इंडिया का है कि यहाँ मकबूजा कश्मीर के मुहाजिरीन से उनका हक छीना जाए। ये पाकिस्तान का एजेंडा नहीं हो सकता, कश्मीर का एजेंडा। चकरा देने वाली बातें होती है। पीएम साहब जरा हमारी मदद कीजिएगा, चकरा देने वाली बातें होती है। मैं हसन मुर्तज़ा साहब को भी एंगेज करूंगा क्विकली। पीएम साहब आपसे पता करता चलूं, एक तरफ कहते हैं फंडेड एजेंडा है, एक तरफ कहते हैं कालेधन तंजीम है, एक तरफ कहते हैं शरपसंद अनासर हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जी कि इनसे हमने बात भी करनी है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि फंडेड तंजीमों के साथ आप कैसे बात कर सकते हैं, किस पे बात कर सकते हैं? मैं माजरत से मैं पीएम साहब ने बात किया, सिर्फ मैं उसको आगे ले जाता हूँ। ठीक है, देखिए इनके 30 मेंबर हैं जो कोर कमेटी के हैं, वो उन्होंने वाजे कर दिया है कि उनसे कोई बात नहीं हो सकती क्योंकि वो कलादम तंजीम है। लेकिन चूंकि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बाकी लोग, जिनमें दीगर सियासी जमातों के भी कुछ कारकुन शामिल हैं, मेरी जमात के, पीएम साहब की जमात के, वो ये कह रहे हैं कि उनसे अगर कोई इनडायरेक्ट गुफ्तगू हो सकती है और इनडायरेक्टली उन्हें समझाया जा सकता है कि यार ये शरपसंदी वाला काम छोड़ दो, तो वो पॉसिबिलिटी है। तो आप समझा ये बात आपको प्राइम मिनिस्टर साहब ने, पीएम साहब गो अहेड एंड देन आई हैव टू ब्रिंग इन हसन मुर्तज़ा साहब। जी बताइए पीएम साहब, योर टेक। जी मुझसे बात कर रहे हैं? जी आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ। देखिए मैं सबसे पहले इसमें आपको चाहूंगा कि मैं बिल्कुल एक बात से तो इत्तेफाक करता हूँ कि देखिए जब अवाम का ग्रोह, चाहे वो उसको आप जत्थे का नाम दें, चाहे एक सोच का नाम दें या एक स्कूल ऑफ थॉट हो, जब वो जुड़ जाए और अवामी कुव्वत पीछे खड़ी हो जाए तो बात को सुनना तो पड़ता है। और हमने सुना, और जो डिमांड अवाम के मफादात की थी और वो जायज़ थी या नाजायज़ थी, वो पूरी करने की कोशिश भी की गई। और मैंने ये बार बार कहा कि ये जो वायदा है जिस तरह हमारे दस्तखत हैं, ये पत्थर पे लकीर है, और उसमें 37 वो नकात थे जो कहीं ना कहीं ऐसे थे जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या फंड से रिलेटेड थे, और अल्लाह ने किया, हमने वो पूरे भी किए। लेकिन एक बात
जो नशिस्तों के मुताबिक नशिस्तों के हवाले से थी वो आईनी थी, उस हवाले से कमेटी बनी और उस कमेटी की मीटिंग में फैसला नहीं हो सका और हम कायम है कि उसका कोई ना कोई हल होना चाहिए। आप इस बात पे कायम है हल होना चाहिए? हमने मेरी तारिक साहब की बात से इत्तेफाक है, इस पे हम सब सियासी जमातों का इत्तेफाक है कि रियासत आजाद जम्मू और कश्मीर की नुमाइंदगी महाजीन के बगैर नामुमकिन है। उसके प्रोसेस पे हमें एतराज हो सकता है, उसके तरीकेकार पे हमें एतराज हो सकता है, उसके इलेक्शन में हमें एतराज हो सकता है। लेट मी गो स्ट्रेट टू हसन मुर्तजा साहब हु हैज बीन पेशेंटली वेटिंग। हसन साहब, लास्ट 3 मिनट्स ऑल फॉर यू, बताइए वे आउट क्या है? देखें, अब आपके सामने पीएम साहब भी एक अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, तारिक फजल चौधरी साहब भी अपना एक मौक़िफ़ दे रहे हैं और बिल्कुल मुनासिब बात है कि जो पाकिस्तान और कश्मीर के मफाद में चीज़ें हैं उनको मद्देनज़र रख के हमें फ़ैसले करने चाहिए। अगर उससे हमारी एक मेजर कॉज को नुकसान पहुंचता हो तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ, तरीक़ाकार अगर उसका ठीक किया जा सकता है, वो जिस तरह भी हो वो होना चाहिए और पब्लिक के साथ जो है वो रियासत का टकराव जो है वो मुनासिब नहीं है किसी सूरत में भी। अगर यहाँ पे उनका कश्मीरियों की जो आज़ादी का मौक़िफ़ कमज़ोर होता है सीटों की वजह से, तो क्या जब यहाँ वायलेंस होगा तो जो हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो जुल्म हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है, जो लोगों को मारा जा रहा है, क्या फिर हमारा स्टांस हम कहाँ पे खड़े होंगे? फिर पूरी आलमी दुनिया हमें क्या कह रही होगी? तो इसके लिए हमें दिल बड़े करने चाहिए और दरवाज़े जो है ये सियासी जमातें बंद नहीं करती कि डायलॉग के दरवाज़े हम फ़लाँ से डायलॉग नहीं करेंगे। ठीक है, जो कालदम है उनसे ना हो, लेकिन गुफ्तगू तो होनी चाहिए, बातचीत के ज़रिए ही मामलात हल होने चाहिए। ये जो आपने बात की ना, ये बड़ी पता की बात है, जो इसका सिंबलिज्म है ना डॉक्टर साहब टुवर्ड्स द एंड, वो बहुत ख़तरनाक। एक ऐसे मौके पर जब हिंदुस्तान की तरफ से आज़ाद कश्मीर के ऊपर बिलखुसूस नज़र रखी गई है और बयानात उनके वाज़े हैं, सिंबलिज्म बड़ा ख़तरनाक। तला साहब, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ और मैं अब दोहराऊँगा नहीं, लेकिन मैं बरमला आपको ये बात की है कि उनके वो मुतालबात भी माने हमने कि जो मानने वाले नहीं थे माजी में, ये भी मान लेना। और ये मुतालबा जो है आपके लिए तरमीम करवाना वैसे कितना मुश्किल है? आप तो तरमीम एक्सपर्ट हैं। मुश्किल नहीं है सर, तरमीम अपने आइन में आपने माशाल्लाह तरमीमें कर करके 26वीं करवाई, 27वीं करवाई, वो तो वही मैं कह रहा हूं, 28वीं करवाएंगे। आप तरमीम का वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, ये हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है ना, तो कर दें। ये भी बात ये है कि कोई तरीका निकाल, वो तरमीम करके अगर उसका नुकसान कश्मीर कॉज को होता है, जिसके लिए हम जंगें लड़ चुके हैं, जिस कश्मीर के लिए आज वो खुद 60 अरब रुपया, बंदा पेशावर का है, फाइनेंस मिनिस्टर एजेके का है, पाकिस्तान जो है बंदा पेशावर का है, फाइनेंस मिनिस्टर एजेके का है। ये क्या तरीका है? वैसे बनी है ना काबीना के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं सीटों की वजह से। नहीं देखें, वो जो पीएम साहब ने बात की है ना, मैं बिल्कुल उसी को टो करके दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि आपको अगर उनकी साख्त, हैयत, तादाद, उसमें अगर कोई मामला है वो बैठ के बात करें। यही हमने उनसे कहा। ये जो 30 जून को भी हम बैठे हैं ना, उसमें भी 30 मई को पीएम साहब मौजूद थे। हमने उनसे कहा यार बात लेकिन अब आप उनकी क़यादत से बात नहीं करें, लेकिन आपने कहा कि रास्ता एक ही है, डंडे का रास्ता है, तो रियासत को आप हर वक्त आप चाहें कि रियासत को यरगमाल बनाएं और इस इशू के ऊपर जो कि कश्मीर कॉज से जुड़ा हुआ है, ये देखें ना, ये सबकी रेड लाइन। पीएम साहब आपने भी वही कहा, मैं भी आपको यही कह रहा हूँ कि कश्मीर कॉज को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये सबकी रेड लाइन है। उसके दरमियान जो बात हो सकती थी वो हो सकती थी, आपने वो मौका ज़ाया किया खुद। बस अब हमारी आपसे गुजारिश है कि आईनी तरमीमी महारत का इस्तेमाल करें आप, और उसमें एक्सपर्ट मामले को तय करें। आप समझते हैं कि आइन बेहतर है कि उसमें तरमीम हो बजाय इसके कि वो मुअत्तल हो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी स्पिरिट के तहत आपको वहां पर भी मामला को तय करना चाहिए। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम आपको मॉस्को ले चलेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अगर अपने देरीना चैलेंजेस से मुकाबला करना है तो हमें अपने खारजा और दिफाई अमूर के अंदर कहीं ना कहीं वसअत लानी होगी, तनव्वो लाना होगा। रशिया के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा रहे हैं, लेकिन उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। उतार कम है, चढ़ाव ज़्यादा। आजकल
ज़रा गुड्डी चढ़ी हुई है, तो हमने कहा कि ज़रा बात कर लेते हैं, मॉस्को और इस्लामाबाद दोनों को इकट्ठा करते हैं। डॉक्टर रॉक्सोलाना ज़िगॉन, who's geopolitical analyst, expert in the international relations and diplomacy, मॉस्को से हमें ज्वाइन करें। Thank you very much, Dr. Zygon, for being with us. We are also fortunate to have Dr. Neelam Nigar with us, Director, Center for Strategic Perspectives, Institute of Strategic Studies, Islamabad. Ladies, thank you very much for joining the show. Dr. Zygon, quickly starting with you, are we at the beginning of a new era in Pakistan-Russian ties, or is it a little, upscaling of what has been going on for quite some time? Thank you for your fantastic question. I would rather say that you have missed the very beginning of the transformation between Moscow and Islamabad. It started 1 year ago when there have been held a whole set of initiatives and mutual projects. So that dialogue between Moscow and Islamabad has been already reaching a certain dynamism. So a couple of conferences, Russia, Pakistan, Eurasian Forum has taken place last December in Moscow, and also in Kazan, the second Russia-Pakistan forum, a conference. International conference has taken place recently, and also in February, in order to advance, to prepare a visit of the Prime Minister of Pakistan to the Russian Federation on the 2nd of March, the meeting which unfortunately didn't take place, but we do hope that it will take place in the nearest future. It was a media forum, Moscow-Islamabad. That's why, while answering your question, I would say that we have reached the rising point of that kind of dynamic wave. Therefore, I think that the dialogue between Russia and Pakistan is gradually reaching activities and proactive position, and is actually very positive. Therefore, we should expect a serious expansion of these activities. Expansion of this activity, Dr. Neelam, all these things, engagement, media dialogue, there's one that is taking place tomorrow as well. Towards the end of this segment, we'll talk about that as well. This sounds great, and it's a rising point, as Dr. Zygon says. But really, Russia has ties with India, and they have deep ties. They're selling equipment to India, no problems as far as Pakistan is concerned, except that Indian take on Pakistan is very clear. Russia is engaged with the Taliban regime, and there's an agreement with them as well, and you know exactly where Pakistan stands vis-a-vis the Taliban. So, how do you square the rising point with the realities which are somewhat challenging from the point of view of deepening ties with the Russian Federation? Thank you, Talat, for having me on the program. Right, as mentioned by Dr. Zygon, so to begin with, Russia-Pakistan relations should be understood in the context of a shifting global order that we are witnessing today. So in this broader transformation of global order, which is moving toward, as we say, more multipolar and fragmented structure, in such environment, I think it is very much realistic to assume that we have moved from a rigid bloc politics. They are giving way for a more flexible, interest-based engagements among states. So as mentioned, what we are seeing today between Pakistan and Russia is a gradual but steady shift from limited historical interactions to a more pragmatic and strategically relevant relationship. So in this situation, it is, as we say, that given the realities that we are focusing today, it is not about what we are replacing our existing relationships or aligning against one or the other country, Pakistan and for Russia, for both, it's about diversification of options. In a world where economic volatility, sanctions, and shifting supply chains are reducing how states manage their foreign relations. So in that sense, I think Pakistan-Russia relationship is evolving as part of a broader adjustments to global realities, where I think both countries are exploring areas of convergence,
based on practical interests, regional stability, and long-term strategic autonomy. So I think it's important for both the countries to be realistic in terms of the global realignments that is opening fronts for both the countries in the geopolitical scenario. Okay, let me hear from Moscow on this, from Dr. Zhigon. Dr. Zhigon, tell us about the strategic drivers of this new rising point. We understand engagement, we understand interface, we understand the importance of visits as well. But what are the strategic binding forces or drivers, if not binding forces, that we need to focus on? It was a truly important word that my colleague has used previously. She has mentioned one of the important elements of a strategic alignment between Moscow and Islamabad is pragmatism, so pragmatic approach. However, pragmatism has a dual sense. Pragmatism means not using the powers and interests of each other. But philosophically speaking, which is really important to take into consideration, means to have a critical assessment of the reality. And not every superpower today, and we know a lot of examples, has that privilege to use critical approach in their diplomacy and in their military strategy that we have seen during the conflict between United States, Israel, and Iran. Therefore, I think Russia and Pakistan has taken a proper direction within its strategic scope of assessing the broadness, the profoundness, the perspectiveness of those strategic values and directions. It means the first point is pragmatism, certainly. The second point is identification of all those elements that can elevate, that can help to rise each other, not only on the national level or securing the interest on the regional level, but as well on a broader long-term scale. Of course, I mean big Eurasian space. And what we have been witnessing recently since April 2026, an unprecedented diplomatic leverage of Pakistan, the initiative of Pakistan as a peace moderator, I mean Islamabad peace talks, and I was among those experts who has envisioned that incredible success and incredible initiative from the side of Pakistan, and has been actively promoting, even in a preliminary mode, I was promoting that idea and that potential of Pakistan in Moscow, and I think it had a really great importance. This is the second element. And the third element is then within the multipolar world that has been really correctly mentioned, at the cusp of transformation zone, let's say, and the Russian president has highlighted that very clearly during the St. Petersburg Economic International Forum on the 4th of June, that Pakistan is an independent sovereign power. And it's absolutely not under oppression or influence of China. And I truly believe that Pakistan is destined to grow because it has a tremendous potential. First of all, it's a very young population. It's very rapidly economically. Okay, Dr. Zhigon, let me process some of the things that you have said, because we're kind of short on time here, but this is a wonderful narrative as to the 3 points that you have mentioned. But let me take this point to Dr. Neelam. Dr. Neelam, you spoke about pragmatism, and so did Dr. Zhigon. Look, pragmatically speaking, Russian ties with India are far deeper than Pakistan's ties with Russia. And I was looking at the May 29th news about the Taliban agreement with Russia, and the Taliban defense minister said that we are going to be using some of this help to make sure that we can counter Pakistan. What I'm trying to ask you here is that how does the Indian factor and the Taliban factor fit into the new Pakistan-Russia construct? Go ahead. Thank you. I think it's important development that we have seen over the weekend, that what
strategic engagements the Russian Federation had with the Indian government and the Taliban government. I think that is something which is there as we are moving in a very fluid political and geopolitical system. So these are the things that will be there. But what is important for us to focus at the moment is what, as you mentioned in your earlier questions, that what are the strategic drivers for both the countries to focus on at the moment so that we can move beyond the historical perceptions, whether bilaterally, Russia and Pakistan, or within the historical Can you just perceptions. name one? Because time is up. Can you just name your topmost driver? Name one. The topmost strategic drivers for both the countries at the moment, I would focus more on connectivity and logistics, which both are very I have to leave it there. I have to leave it there. The rest of it in tomorrow's engagement. Thank you very much, Dr. Zigone and Dr. Nigar. आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का.